स्टार्ट। क्या आप आज़ाद भारत के अंदर किसी ऐसे क्षेत्र की कल्पना कर सकते हैं जहां पर भारतीय इतिहास के सारे पन्ने अगर उलट पलट करके रख दिए जाएं तो भी आपको कहीं पर ऐसा रिकॉर्ड ना मिले जहां पर एक बहुत बड़े भूभाग का सर्वेक्षण ही ना किया गया हो। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ना तो मुग़ल साम्राज्य का कोई नुमाइंदा पहुंच सका, ना ही अंग्रेज़ी हुकूमत का कोई बंदा इस क्षेत्र में कदम रख सका, और ना ही भारत सरकार ने आज़ादी के कई सालों बाद भी उस क्षेत्र में कदम रख पाए थे। तो ऐसा क्षेत्र है अबूझ माड़। अबूझ माड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक ऐसी आदिवासी बहुल संस्कृति परंपरा पलती बढ़ती है जो अपने साथ हजारों लाखों साल का इतिहास समेटे रखती है। एक ऐसा क्षेत्र जो है तो भारत का, लेकिन इसी भारत के अंदर भारत के हृदय में बसने वाला ये अबूझ माड़ क्षेत्र सदियों से विकास की उस मुख्य धारा से अछूता रह गया जिसे नक्सलियों ने लगभग 4 से 5 दशक तक अपना एक ऐसा जोन बनाकर रखा था जहां पर नक्सलियों की इच्छा के बिना, उनकी मर्ज़ी के बिना यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कहना भी गलत नहीं होगा। और अगर आपको ऐसे क्षेत्र में ले जाते हुए, उस क्षेत्र की जानकारी देते हुए अगर आप तक कि ये खबर पहुंचाई जाए कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे सेवक भी हैं, ऐसे शासकीय कर्मचारी भी हैं जो 15 सालों से इसी क्षेत्र में रहते हुए लगातार यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ करके वो काम कर रहे हैं, तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबूझ माड़ के इस क्षेत्र में बने एक छोटे से अस्पताल की, और इस अस्पताल का नाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोसलनार है। और जब आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए ना तो कोई सड़क थी, ना ही कोई ब्रिज था, ना कोई पुल पुलिये थे। जब कभी भी इस क्षेत्र के अंदर दाखिल होना होता था या इस क्षेत्र के अंदर से बाहर निकलना होता था तो बरसात के दिनों में विशेषकर उफनती हुई नदियों को पार करते हुए कई बार गर्भवती स्त्रियों ने, मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। कई बार इन मरीजों की सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी भी नदी को पार करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। शिक्षकों के सामने एक ऐसी चुनौती है कि उन्हें लगातार हाजिरी देनी है। 10 बजे तक उन्हें इस क्षेत्र में पहुंचना है, बच्चों को पढ़ाना है। उसके पहले उन्हें ऑनलाइन कुछ हाजिरी का इनकी कोई प्रक्रिया होती है, उसे पूरी करनी है। तब ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ पर एक अस्पताल भवन बनाने की कवायद की जाती है बीजापुर जिला प्रशासन की तरफ से, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, और वो अस्पताल भवन अधूरा रह जाता है, टूट जाता है, और जो ठेकेदार होता है उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, उसका पेमेंट रोक दिया जाता है, और इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए वो आज भी नहीं बन पाता है। और एक छोटे से अस्पताल में यहाँ के एक बहुत बड़ी आबादी जो पहुँचती है बीमार हो कर के, उसकी सेवा करने के लिए यहाँ के जो कर्मचारी हैं 14-15 कर्मचारी, उनके लिए मात्र 3 भवन आपको नज़र आते हैं उनके रहने के लिए, और वो भी ऐसी जर्जर स्थिति में कि उसके बारे में बताते हुए यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी कहते हैं कि बरसात के दिनों में उन्हें डर लगता है कि कहीं लीकेज के साथ में ऊपर की छत भी गिर ना जाए। तो चलिए एक बार हम उन सेवकों से मिलते हैं जो इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और लगातार सेवा करते हुए यहाँ पर बने हुए हैं 15 सालों से। और इन 15 सालों से लगातार सेवा करने के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के जो आरएमए हैं उनको। इंडिविजुअल पर्सनली मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ सर कि आप 15 साल से लगातार यहाँ के क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और आपने एक तरह से देखा जाए तो तपस्या ही की है 15 सालों से। आपके 15 साल का अनुभव क्या कहेगा वो तो हम जानेंगे ही। अब आपसे बात करने का सिलसिला शुरू होता है। इस तरफ इनका स्टाफ है, उन्हें भी दिखाइए। ये लोग भी लगातार यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, कोई नए हैं तो कोई पुराने हैं, लेकिन सबसे पुराने और सबसे प्रमुख सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताइएगा। मोहन कुमार डंसेना, आरएमए एसी कोसलनार। चलिए ठीक है, प्लीज़ बैठिए। आपसे कहाँ से शुरू की जाए बातचीत?
नक्सलियों से करते हैं। हमारे दर्शक नक्सलियों के बारे में भी जानना चाहेंगे। नक्सलियों से शुरू करते हैं। जब आप एंट्री लिए यहाँ पर, पहला दिन जो था आपका कैसा जब रहा? मैं पहले यहाँ आया शुरुआत में 2011 में, तो ये तो मोस्ट अफेक्टेड एरिया था सबसे। यहाँ पुलिस प्रशासन का आना जाना ही नहीं था लगभग। और धीरे धीरे सुधरता गया। अभी वर्तमान में तो लगभग सब चीज़ खत्म ही हो गई। जी। यहाँ पुलिस प्रशासन का ही चला, वो उन्हीं का ही अब प्रशासन आ गया है और उनकी सुविधाएँ धीरे धीरे आती जा रही हैं। जी। चुनौतियाँ क्या हैं आपके सामने यहाँ पर? आप सबसे अधिक चुनौतियाँ कौन सी हैं ऐसी जिनका सामना आप करते हैं? समस्याएं कौन सी हैं? जैसे मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि सड़क की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है, पुल नहीं है यहाँ पर, और आवाजाही में दिक्कतें हैं। 15 साल आप लगभग मुख्य समस्या तो वही रोड से ही शुरू होता है। अगर जहाँ पर रोड ही नहीं है, पहुँच भी ही नहीं, तो यहाँ पर सारी सुविधा अब आएगा ही नहीं, कोई साधन ही नहीं आ पाएगा यहाँ पर। तो इस हिसाब से सारी सुविधाएं जो है ना बिल्कुल लगभग जीरो ही है। जहाँ रोड नहीं है वहाँ आएगा कौन सा सुविधा? बिल्डिंग पड़ी हुई है 5-7 साल से, वो भी वैसे ही टेंडर पे टेंडर हो रहा है और बिल्डिंग बन नहीं रही है। हर बार टेंडर रिजेक्ट हो जाता है, कोई न कोई कारण से वो सरेंडर कर देते हैं, बिल्डिंग भी नहीं बन पा रही। वैसे ही हालत सब रहने वाली पार्टी सरेंडर करने का अक्सर मैं कारण समझता हूँ कि यहाँ पर जो नक्सल आतंक था उसका एक बड़ा कहीं ना कहीं पर रोल रहा है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन, केंद्र सरकार भी जिस तरह से इन क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द बड़े परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन वही सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी आए अब, क्योंकि नक्सल मुक्त हुआ है तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विकास हो। और यहाँ विकास के लिए ज़्यादा सिर्फ एक पुल बस की देरी है। अगर पुल बन गई नदी में तो लगभग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेन रोड से, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर ही डिफरेंट है जी। तो उतना में वो पुल बन गई तो फिर विकास की धारा चालू हो जाएगी। बहुत सही। यहाँ पर आप, जब मैं आपके पास आया था, बात कर रहा था, शुरुआत जब मिला था मैं आपसे, आप लोगों को रहने की व्यवस्था कैसी है? रहने के लिए वही पुराने क्वार्टर्स हैं, अभी 2 क्वार्टर है, उसी में अब रहते हैं। क्वार्टर की सख्त ज़रूरत है बहुत, और वो भी जर्जर हालत में है। बरसात के दिनों में वहाँ से पानी टपकता है, तो उसी में अभी काम। कितने लोग रहते हो उसमें? एक क्वार्टर लगभग 5-6 लोग, 6 लोग 7 लोग ऐसे एक क्वार्टर में 4 लोग 5 लोग ऐसे करके 10-12 स्टाफ पूरा रहते हैं। ठीक है, मैं एक बार मैम से बात कर लेता हूँ। मैम, इस तरफ में आप देखेंगे कि महिला कर्मचारी भी हैं, और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर आप पहुँच पाना मुश्किल है, यहाँ से निकल पाना मुश्किल है। क्यों? कारण क्या है कि नदियाँ रास्ता रोक लेती हैं, कच्चे रास्ते हैं, और उन कच्चे रास्तों में बरसात के दिनों में जब कीचड़ भर जाता है तो दुपहिया वाहन चलना मुश्किल हो जाता है। तो स्त्रियों के लिए विशेष करके किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, और आप बताइएगा प्लीज़। जी, नदी साइड से तो पानी पूरा भर जाता है, आने जाने में दिक्कत हो जाता है। तो इधर एक बड़े करका वाले जो रोड है ना, उधर से हम लोग स्कूटी छोड़ के पूरा पैदल आते हैं यहाँ तक। और ऐसा आना जाना साल भर में लगभग कितने बार रहता होगा? अभी बारिश के दिनों में जैसे कि अभी हो गया 4-5 महीने तक ऐसा नदी से आना जाना नहीं होगा ना, तो उधर से आना जाना करना पड़ता है हम लोग को। और जंगल रास्ता है, कभी कभी अकेले भी आना पड़ता है। अब जैसे कि ड्यूटी वगैरह है तो सब इधर रहेंगे, तो कभी हम कुछ इमरजेंसी काम से जाए तो हमको अकेले भी आना पड़ता है। तो आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ या फिर आपके सहकर्मियों के साथ? जी, वही नदी में डूबने वाला हुआ। कैसे, क्या हुआ, क्या था, बताइएगा उस घटना के बारे में, पूरी डिटेल में बताइएगा शुरुआत से। जी, हम लोग वही मार्केटिंग के लिए सामान वगैरह खरीदने के लिए जा रहे थे, सब्जी वगैरह। तो वहाँ पे 5-6 स्टाफ वाले बैठे थे, स्वीपर वगैरह भी थे, स्टाफ नर्स भी थे, और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भी थे। तो वहाँ पे हम लोग बैठे, लेकिन बैठे तो नाव चलने लगा, लेकिन जो वहाँ पे पानी का जो बहाव था ना बहुत ज़्यादा था, तो उसमें अचानक से ना पानी भर गया। तो अब तो जाना ही है बोल के मैं तो पूरा ही डूब गई थी, और बाकी स्टाफ थे ना वो कुछ लोग नाव को पकड़ लिए थे, और जो भैया है ना वो डूबे थे। तो फिर बचाने के लिए आए, लेकिन
उनको जो नाव का वो चाटू नहीं रहता है, चाटू दिए तो भी उन्हें पकड़ नहीं पाए। और एक डॉक्टर भी थे जो पटेल सर थे, वो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर थे, वो भी डूबे थे, लेकिन उनको एक भैया बचा लिए। और हम लोग भी डूबे ही थे बहुत देर तक। कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन, बहे जा रहे हैं बस। हाँ बहे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमको किधर निकलना है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं था। फिर गांव वाले एक आध कौन आए, जो भी आए ना, वो बाद में थोड़ा आधा घंटे के बाद में आए, तो वो हम लोग को बचा लिए फिर। और वो जो भैया है उनको बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। दूसरे दिन उनको बॉडी मिला 8-9 बजे। उनका नाम कुछ जान? प्रदीप कौशिक। प्रदीप कौशिक कहाँ के रहने वाले? आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट कबीर गाँव। कबीर कबीर धाम। धाम से। उनका तो उनकी शादी वगैरह हो गई? हाँ शादी हो गई थी। बच्चे नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से बस्तर जंक्शन की इस मंच से कहना चाहूँगा, बस्तर जंक्शन की तरफ से एक दरख्वास्त होगी कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की, ऐसे समर्पित कर्मचारियों की, ऐसे समर्पित सेवकों की विशेष सम्मान की ज़रूरत है, जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी जान जोखिम में डालते ही नहीं बल्कि जान गंवा देते हैं सेवा करते करते। एक ऐसे क्षेत्र की सेवा करते हुए जहां तक पहुंचने के लिए अंग्रेज हार गए, मुग़ल हार गए, और आज जब भारत सरकार की पहुंच यहां तक बढ़ गई है और भारत सरकार किसी तरह से ही सही अगर नक्सलवाद का खात्मा करने में सफल हो पाई है और यहाँ पर रहते हुए जिस तरह की सेवा ये दे रहे हैं और जिस तरह से अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनका विशेष सम्मान किया जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि राज्य या केंद्र स्तर पर ले जा करके ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे अधिकारियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। देश और दुनिया को बताना चाहिए ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है इस दुनिया में। हमारे देश में इतने प्यारे और इतने सज्जन और इतने निष्ठावान ऐसे बलिदानी लोगों को बिल्कुल वो स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि ये उसके हकदार हैं। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल, एक ऐसा बीहड़ है जहाँ पर आपसे बात करने के लिए कोई नहीं है। नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क शायद अभी आजकल में पहुँचा होगा, बमुश्किल मुझे लगता है कि 1-2 साल, 4 महीने पहले यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पहुँचा। अब आप समझिए 4 महीने पहले यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पहुँचा है, और 4 महीने पहले तक इनको अगर इमरजेंसी में भी अगर कहीं पर कॉल करना हुआ तो ये नहीं कर सकते थे। अगर इनके साथ, यानी जो लोग जान बचाने का काम करते हैं, चिकित्सक जान बचाने का काम करते हैं, जीवनदाता होते हैं, अगर इनके जीवन पर संकट मंडराने लगे तो ये कहीं पर मदद के लिए गुहार नहीं लगा सकते। एक ऐसी त्रासदी झेलते हुए इन्होंने यहाँ पर सेवा दी और दे भी रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, एक बार कल्पना करके देखिए कि आप यहाँ पर हैं ऐसे हालातों में तो आप क्या महसूस करेंगे, आप कैसे रहना पसंद करेंगे इस जगह पर। ये अपने आप में बहुत बहुत ऊंचा काम है मैडम। मैं पर्सनली आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आपके पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, और मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए कि सरकार इस रिपोर्ट को देखे, ज़िम्मेदार लोग जो इस रिपोर्ट को देखें, तो मैं समझूंगा कि उन्हें मानवीयता के नाते, उन्हें शासकीय दायरे में रहते हुए, मैं तो कहूँगा कि दायरा तोड़कर आप यहाँ पर आ जाइए। अगर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी अगर इस रिपोर्ट को देखते हैं तो मैं कहूँगा कि अबूझमाड़, बस्तर, सर बस्तर की असल सुंदरता, बस्तर की असल खूबसूरती बारिश के दिनों में और ठंड के दिनों में निखरती है। आप आइए, अबूझमाड़ बेहद खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर जगह है, और इससे सुनहरा अवसर मैं नहीं समझता कि आपको कहीं दोबारा मिल पाएगा या कभी दोबारा मिल पाएगा। ठंड के दिनों तक के, ठंड के दिन जब तक ख़त्म ना हो जाएं तब तक के आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप आइए और इनसे मिलिए, इन सज्जन, ये जो स्टाफ यहाँ पर, इनसे एक बार ज़रूर मिलिएगा। और इनके रहने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से अस्पताल की व्यवस्था है वहाँ पर टूटी बिखरी, एक अस्पताल भवन जिसे बनाया जाना चाहिए था, किन्हीं कारणों से शायद मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं नक्सल आतंक का ही एक महत्वपूर्ण रोल रहा है उसमें। लेकिन अब जो है जल्द से जल्द एक अस्पताल भवन भी बनकर तैयार होना चाहिए, और आप लोगों के रहने के लिए एक जो आवास होते हैं वो बनकर तैयार होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप लोग कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से और अपने जीवन के बारे में
कुछ ऐसी चीज़ें अगर साझा करना चाहें हमारे दर्शकों से या सरकार से। हमारा हॉस्पिटल है ना, एक्चुअली ये 3 जिलों को कवर करता है, ऐसे ज्वाइंट में है। ये हमारा बीजापुर जिला कवर करता है, साथ में दंतेवाड़ा जिला का इधर कम से कम 7-8 गांव दंतेवाड़ा जिला कवर करता है, और इधर आपका नारायणपुर ओरछा ब्लॉक पूरा कवर करता है। ये 3 जिला को एक साथ कवर करता है। नदी इस पर यही एक हॉस्पिटल है जहाँ पर मतलब लोग भर्ती होते हैं, आते हैं, रहते हैं, और 24/7 यही एक हॉस्पिटल है जहाँ चलती है ये। सर आपको किसी ने बताया आप बहुत हैंडसम हैं? नहीं, ऐसा नहीं बताया? नहीं, किसी ने बताया नहीं बताया? आपको हैंडसम दिखते हैं? आप भी सुंदर हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आपका दिल भी, आपकी अंतरात्मा भी उतनी ही सुंदर है जितने आप हैं। भाई इतना भी नहीं, हाँ हाँ? तभी तो रुके हैं इतना भी। वाह, सेवा करना ही है अपने को, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जाएंगे भी 3-4 साल तो और नहीं जाएंगे। ये जो मरीज आए थे अभी आप लोगों के यहाँ जो पेशेंट आए थे चले गए क्या? नहीं उनको हिंदी आती है उनको? मलेरिया निकला है। हिंदी आती है उनको? हाँ आएंगे ना। हिंदी आती है? हाँ, कोई अगर उनके परिजन होंगे तो उनको बुला पाएंगे भैया, हाँ बिल्कुल। या फिर उधर ही चलता है? ठीक। तो अब आप समझिए, आप इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हुए, इस बातचीत को सुनते हुए आप एक बार इस मर्म को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, इस समर्पण को, इस बलिदान को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसे भी समर्पित लोग हैं हमारे देश में जिनके कारण हमारा देश महान बनता है। वाकई ये हमारे महान देश की महानता है, और इस महानता की ये सुंदरता है, और इस सुंदरता का सम्मान बेशक होना चाहिए। देखिए इस तरफ मरीज हैं, और बहुत साफ़ सफाई है आपके अस्पताल में। हाँ, कौन है सफाई कर्मचारी? कौन है? हैं सफाई कर्मचारी, बुलाइए ना उनको। बहुत साफ़ सफाई है। सरकारी अस्पतालों में साफ़ सफाई की कमी होती है, सॉरी बट ये सच है। और यहाँ पर हाँ एसी लगा हुआ है। क्या बात है, आपने अपने ऑफिस में एसी नहीं लगाया लेकिन मरीजों के लिए एसी लगा रखा है। कमाल के बंदे हैं आप, कमाल के बंदे हैं। मरीज को पहले प्राथमिकता देना है। असल भारत के असल नागरिक, मिलिए इनसे प्लीज़ प्लीज़, इनको दिखाइए, इनको दिखाइए प्लीज़। सॉरी मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ शायद मरीजों के बीच। पहले प्राथमिकता देना, हम तो रह सकते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है ना। फिर से बोलिए। हम तो ऐसे भी रह सकते हैं, हम स्वस्थ हैं, मरीजों को ज़्यादा ज़रूरत है। गर्मी में कैसे करेंगे, उनके लिए देना पड़ता है। जो इंसान इतना खुद एक पीड़ित हो और जिसका विश्वास लगभग मानवता पर से उठ रहा हो, और जब वो ऐसे मानवों से मिले जिनके अंदर मानवीयता ही सांस लेती, तो उसके लिए एक नवजीवन होता है। वो इंसान आपके सामने खड़ा है। हमने बहुत कुछ खोया है। तो इस तरह की चीज़ें देखते हुए ये मरीजों को देखिएगा आप एक बार। हाँ, मुस्कान आ रही है चेहरे पे। दादा हिंदी वायता? हाँ हिंदी वायता गोटे होएगा हिंदी हैं? अलवी की गोटे हमारे अलवी तो मेरे को नहीं आता है। हैं? हिंदी बस मालूम आ से हिंदी हाँ अच्छा मालूम है। हाँ कैसे दादा, कौन गाँव? मंगनाथ मंगनाथ। हाँ। कैसा आदमी है हैं ये आदमी कैसे है? ये तो बड़े डॉक्टर है कैसे आदमी है? हैं? अच्छे आदमी कितना? अच्छा है कितना अच्छे आदमी है? अच्छा मतलब सब पूरा अच्छा है जानू, फिर हम यहाँ से उजरूँ जाऊँ से हाँ? अच्छा है तो है अच्छा, है नहीं कौन है? ये डोकरी है। आपकी डोकरी? ठीक है। बच्चा कितना है? ये नाती है अच्छा वो नाती है। और सब बिला है। पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है? हाँ हैं? हाँ इसको खाना खा रहा है ना? हाँ खाना खा रहा है अभी। क्या हो गया इनको? इसको वो मलेरिया क्या है तो जो हो गया तो इसको भी वही है। अच्छा दोनों? हम्म। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर, इन जंगलों के बीच, इन बीहड़ों के बीच, जहाँ पर मैं खुद पहली बार आया हूँ यहाँ पर। आपको बता दूँ कि इतने लंबे 20 साल से मेरी पत्रकारिता इसी क्षेत्र में चल रही है, बस्तर क्षेत्र में, लेकिन मैं पहली बार इस क्षेत्र में आ सका हूँ। और यहाँ पर भी मरीज़ हैं, और यहाँ पर भी साफ़ सफाई देखिए आपकी। एक बार फर्श दिखाओ, है ना? क्या साफ़ सफाई, वाह वाह, अति सुंदर। हिंदी आता है बेटा? हिंदी आता है ना? हाँ स्कूल जाती है? जोर से बोलो। जी जी ठीक है। कहाँ पढ़ाई करते हो? कौशल नार में, यहीं पर? जी अच्छा कितना पढ़ती बेटा? 5 मेरी बेटी भी है, अभी वो भी 6वीं में जाएगी, है ना? वो नवजात बच्चा है? आज ही पैदा हुआ है वो। अच्छा आज ही जन्म हुआ है? अच्छा क्या बात है, बताओ। स्वस्थ है ना? बहुत
सही। आप जी मरीज के लेके आए ये बोल सकते हैं। आप मरीज को लेकर आए हैं? उधर ही कौन से इनको लेकर आए हैं? जी जी ठीक है। कौन सा गाँव दादा अपना? मंगनार से मंगनार। जी ये उसके इसके ठीक पहले जी इधर इस तरफ। जी ठीक। कैसा है माहौल? जी ठीक है सर। पहले कैसा था? पहले थोड़ा खराब था। बोल रहे नक्सली खत्म हो गया, सही है? जी सही है? जी सही में? जी जब नक्सली थे तब कैसा था? तब थोड़ा डर था सर। अभी क्षेत्र में अभी कैसा है? अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। जितने लोग जैसे जुड़े हुए थे सब लोग छोड़ दिए? छोड़ दिए सर। क्या ज़रूरत है आप लोगों को अभी इस क्षेत्र के लिए? जी अभी वही थोड़ा रोड पुलिया की ज़रूरत है। हॉस्पिटल थोड़ा अच्छा और बड़ा बड़ा बन गया। बड़ा बनने से ठीक रहती ठीक बात। डॉक्टर की। अब यहाँ से अब ज़्यादा स्थिति खराब होने पर चलो चलते चलते बात कर। हाँ। उधर हॉस्पिटल ले जाने के लिए थोड़ा जी। सड़क में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सर। थोड़ा गाड़ी नहीं चल पाती। बरसात होता है और दिक्कत हो जाता है। नाला वाला भर जाता है। पुलिया तो नहीं है। ये छोटे छोटे नाला पार करने के लिए बहुत दिक्कत जाता है। सही बोल रहा हो। अभी गर्मी को थोड़ा बहुत ले जा सकते हैं। थोड़ा बरसात आने पर नहीं रुक पाता। नक्सलियों के कारण कभी आपको परेशानी हुआ? मतलब वो लोग कभी आपको परेशान किए? ऐसा कभी हुआ होगा? कुछ पूछताछ अभी कभी मैं मिला ही नहीं। मिले ही नहीं? ठीक। यार, स्कूल कभी से देखे पढ़ता नक्सलियों को? जी। बहुत देखे हैं। ठीक है। अब अच्छा लगता होगा, फ्री होके घूमते हैं सब लोग आज़ादी से, जी बिना टेंशन के, है ना? जी हो जाएगा रोड वगैरह जो आप लोग बोल रहे हो ना, हो जाएगा। देख तो रहे हो, सरकार तो कर रहा है कोशिश, अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही है सरकार ना। जी हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में सड़क बन रहे हैं भैया, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में पुल पुलिया बन रहे हैं जहाँ पर कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, है ना? ठीक बात, ठीक बात। आपके यहाँ बच्चे कच्चे, शादी हो गई आपकी? जी बच्चे? नहीं ठीक। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हो गई? BSc किया। BSc है? जी। कहाँ से करें? दंतेवाड़ा PG कॉलेज से। दंतेवाड़ा PG कॉलेज से BSc करें हैं। और अभी क्या बोलते हैं जी उसको, शिक्षक वाला B.Ed D.Ed वो CG टेट वगैरह कुछ कुछ होता है जो करें हैं? गेट नहीं किया। नहीं करो ना। उसमें PSc वगैरह की तैयारी वगैरह कुछ कर रहे हो? ऐसे ही बैठा मोटा कुछ तैयारी क्या मैं समझ रहा हूँ कि आप इस क्षेत्र में रह रहे हो तो खेती बाड़ी घर द्वार सब संभाल रहे हो। ऐसे बहुत सारे युवा हैं, वो सभी अगर इस रिपोर्ट को अगर आप देख रहे हैं ऐसे युवा, तो मैं कहूँगा कि आज स्मार्टफोन है आपके हाथ में, जी उसका इस्तेमाल करिए भैया। कहीं पर कोचिंग अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोलूँगा कि हमारे क्षेत्र के युवाओं ने बहुत दुख और बहुत संघर्ष झेले हैं, झेल रहे हैं, ठीक? तो जो जितना अधिक दुख झेलता है, जो जितना अधिक संघर्ष का सामना करता है, वो उतना अधिक उसकी बुद्धि प्रखर होने लगती है, ठीक? और यदि हम उस बुद्धि का इस्तेमाल करें फोकस करने में, काम धाम सब करते हुए, भैया तैयारी करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कहीं ना कहीं लग जाओगे, अपने क्षेत्र की सेवा कर सकोगे भैया आप। मतलब मेरी तरफ से मैं आपसे एक बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन और आप अपने जीवन में और क्या करना चाहते हैं? पढ़ाई तो BSc तक हो गई, क्या करना चाहते हो आगे? अभी वही तैयारी कर रहे हैं सर, कुछ तैयारी जाए कर तो। रहे हैं। जी कितने युवा होंगे इधर ऐसे ग्रेजुएटेड? ग्रेजुएट लगभग इधर ऐसे होंगे 4-5 लोग। 4-5? जी लगभग। कितने बड़े क्षेत्र में? ये कोसलनाथ मंगलार दोनों मिला के 4-5 तो हैं। जी और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जी इस क्षेत्र के लिए, है ना? ठीक है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जी, पढ़ाई जी। कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, है ना? जी ठीक, ठीक है। तो कुल मिला के तस्वीर तो बदल रही है। जी पहले सीन अलग था, अब पूरी तरह अलग हो गया। कुछ मांगे हैं, कुछ समस्याएं हैं हमारी, है ना, वो दुरुस्त होंगी। तो इस तरह से जब आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप इस रिपोर्ट के मर्म को भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक ऐसा क्षेत्र जहां तक के कभी हुकूमतें नहीं पहुंच सकी थी, कोई भी हुकूमत नहीं पहुंच सकी थी, आज उस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से तो हो रहा है। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं ज़रूर, उन समस्याओं की जड़ भी उखाड़ के फेंक दी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र तक के पक्की सड़कें पहुंच सकेंगी,
ब्रिज बनाए जा सकेंगे, पुल पुलिया बनाए जा सकेंगे, ताकि आवागमन कभी बाधित ना हो। अगर एम्बुलेंस को यहाँ से गुजरना हो, किसी मरीज की जान न जाए, कोई डिलीवरी का केस ऐसा ना हो जहाँ पर बच्चे या जच्चे की जान खतरे में आ जाए। तो इस तरह से इस क्षेत्र का विकास हो सके, जिसकी तस्वीर देखने के लिए हम दोबारा यहाँ पर पहुँचे तो हमें देख करके खुशी हो। और बस्तर जंक्शन के इस मंच से हमें ये कहते हुए खुशी हो कि बस्तर जंक्शन ने जिस तरह से शांति स्थापना के लिए शुरुआत से लेकर के लगातार काम किया। बात अलग है कि कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जीवन में कि जब आप जीवन भर मेहनत करते रहे किसी एक चीज़ के लिए, और जब आपको फसल काटने की बारी आती है तब आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो कुछ घटनाएं हमारे साथ इस तरह की घट जाती हैं। और अगर इस तरह की रिपोर्ट आपको पसंद आती है बस्तर जंक्शन की, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।